हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम आज सोशियोलॉजिकल थिंकर्स में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थिंकर को डिस्कस करने वाले हैं, जिन्हें हम कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी। यहाँ पर हम आज ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। हम जब भी किसी सोशल थिंकर को या फिर जो कोई थिंकर हो, इनको हम जब भी डिस्कस करते हैं तो पहले हमें जान लेना होता है कि इनका बैकग्राउंड क्या है, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं और कौन सी टाइमलाइन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि वो कौन से टाइम पीरियड में अपना जो थ्योरीज है वो दिए हैं, ये डिसाइड करता है कि उनका माइंडसेट क्या है और उस टाइम पीरियड का बाकी लोगों का माइंडसेट क्या है। इस वजह से हम जब भी किसी थिंकर को स्टडी करते हैं तो उनका बैकग्राउंड थोड़ा जान लेते हैं और उनका टाइम पीरियड हमें याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के इस क्लास में हम मेनली ऑगस्ट कॉम्ट की कौन सी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे, उन्होंने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन किया है, इसके बारे में जानेंगे। पहले देख लेते हैं कि उनका क्या क्या चीज़ें हम आज स्टडी करने वाले हैं। पहले हम देखेंगे कि उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिविज्म है, उन्होंने पॉजिटिविज्म को डेवलप किया था, उन्होंने किस तरीके का कंट्रीब्यूशन दिया था पॉजिटिविज्म में। फिर देखेंगे उनका पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, उन्होंने जिस मेथोडोलॉजी से हमारे सोशल साइंसेस को या फिर सोशियोलॉजी को स्टडी किया था उसके बारे में भी जानेंगे। फिर देखेंगे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, उन्होंने इवोल्यूशनरी स्टेजेस के बारे में बात की थी, उन्होंने ह्यूमन प्रोग्रेस किस तरीके से होता है इसके बारे में भी डिस्कस किया था, उन्होंने इसके रिगार्डिंग लॉ ऑफ 3 स्टेजेस दिए थे। इन 3 स्टेजेस को भी हम आज डिटेल में देखेंगे। फिर देखेंगे हायरार्की ऑफ साइंसेस, उन्होंने साइंसेस का हायरार्की दिया था, यानी कि हमारे साइंसेस अलग अलग तरीके का, मैथ, एस्ट्रोलॉजी, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, ये सारे जो साइंसेस है ये किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं और इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है इसके बारे में भी हम देखेंगे। और फिर आखिर में देखेंगे उनका कुछ बुक लिस्ट, यानी कि जो भी हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे जो इग्नो के एग्ज़ाम के साथ साथ आप नेट, स्लेट, CUET सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ऑथेंटिक मटेरियल आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप लोग प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हो, आपको चीज़ें ढूंढने में आसानी होगी। तो चलिए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। हम जब भी ऑगस्ट कॉम्ट की बात करते हैं पहले हम जान लेते हैं कि उनका जो बैकग्राउंड है वो क्या है। उनका जन्म 1798 में हुआ था और वो एक फैमिली से बिलोंग करते थे जो रिलीजियस था, यानी कि वहाँ पर रिलीजन को बहुत ज़्यादा माना जाता था। इस वजह से उनके पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता था और उनका मेंटल स्टेबिलिटी भी उतना ज़्यादा बेहतर नहीं थी। इस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। वो अपने घर को छोड़कर भी चले गए थे पेरिस में। यहाँ पर हमें ऑगस्ट कॉम्ट का कुछ चीज़ें याद रखनी होगी ताकि हमें चीज़ों को समझने में आसानी हो। वो सेंट साइमन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे। अब देखते हैं हम उनका क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हमारे सोशियोलॉजी में। हम जब भी कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो योगदान है हम उनको कहते हैं फादर ऑफ सोशियोलॉजी, यानी कि आज जो हम सोशियोलॉजी डिसिप्लिन या फिर सोशियोलॉजिस्ट सब्जेक्ट जो स्टडी कर रहे हैं ये मेनली हमारे ऑगस्ट कॉम्ट का ही दिया हुआ है। उन्होंने ही ये सोशियोलॉजी टर्म का कॉइन किया था और इस सोशियोलॉजी को पहले साइंटिफिकली उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया था। उससे पहले भी बहुत सारे लोग सोसाइटी को स्टडी कर रहे थे, लेकिन ऑगस्ट कॉम्ट से ही हम सोशियोलॉजी एक डिसिप्लिन के द्वारा उभर के आती है। उन्होंने पहले सोशियोलॉजी जो टर्म है उसको पहले सोशल फिजिक्स कहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इसको चेंज करते हुए इस सोशल फिजिक्स को ही सोशियोलॉजी कहा था। उन्होंने सोशियोलॉजी के द्वारा हमारे सोसाइटी की साइंस को समझने की कोशिश की थी, यानी कि हमारे सोसाइटी किस तरीके से इवॉल्व होती है, किस तरीके से डेवलप होती है, ये उन्होंने साइंटिफिकली स्टडी करने की कोशिश की थी। उन्होंने सोशियोलॉजी और पॉजिटिविज्म को फाउंड किया था, यानी कि उनसे ही हम ये दोनों चीज़ों का फाउंडेशन देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि उन्होंने
साइंटिफिक मेथड्स यूज़ किए थे हमारी सोशियोलॉजी को स्टडी करने के लिए या फिर हमारी सोसाइटी को स्टडी करने के लिए। पहले जो भी थिंकर्स थे वो लोग इस तरीके से साइंटिफिकली चीज़ों को इतना ज़्यादा नहीं सोचते थे। हम जिस तरीके से नेचुरल साइंसेस को स्टडी करते हैं यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं, उन्होंने इसी मेथड को यूज़ करते हुए लॉज तैयार करते हुए थ्योरीज तैयार करते हुए हम किस तरीके से सोशल साइंसेस को स्टडी कर सकते हैं, सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं, उन्होंने इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात की थी। इसलिए ऑगस्ट कॉम्ट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट एक थिंकर है। अब देखते हैं उनका पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट। ये जो पॉजिटिविज्म है ये एक आइडियोलॉजी भी है और ये एक मेथड भी है, यानी कि इसको हम एक आइडियोलॉजी की तरह यूज़ कर सकते हैं कि ये एक आइडिया है जिस तरीके से हम सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। ये जो पॉजिटिविज्म है ये मेनली एक साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है। हम सोसाइटी को जब भी साइंटिफिकली स्टडी करते हैं, उसका कुछ रूल रेगुलेशन मानते हुए जब स्टडी करते हैं, तभी उसको हम पॉजिटिविस्टिक अप्रोच कहते हैं। ये हमारे थियोलॉजी और मेटाफिजिकल से बहुत अलग है, यानी कि यहाँ पर हम रिलीजियस मीन्स से चीज़ों को स्टडी नहीं करते हैं, यहाँ पर हम हमारा रीजनिंग कैपेसिटी और साइंटिफिक कैपेसिटी यूज़ करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो हमारा यहाँ पर अगर किसी जगह पर कोई बाढ़ आ गया यानी कि फ्लड आ गया, तो हम इस चीज़ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे। पहले जो ज़माना था वहाँ पर इस फ्लड को कहा जाएगा कि भगवान ने ये फ्लड किया है, लेकिन अगर हम इसे साइंटिफिकली सोचने की कोशिश करें तो ये बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से आ सकता है। ये ह्यूमन कॉज भी हो सकता है या फिर नेचुरल कॉज की वजह से भी आ सकती है। इसलिए ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच हमारे सोशियोलॉजी या फिर हमारे सोसाइटी का जो साइंस है इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि वो जिस टाइम पीरियड पे ये सारे बातें कर रहे थे वहाँ पर रिलीजियन बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहा था। रिलीजियन के द्वारा ही लोग चीज़ों को समझते थे और रिलीजियन को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वहाँ पर रिलीजियन जो कहता था उसी को ही लोग इम्पोर्टेंस देते थे। इस वजह से उनका जो ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है ये उस टाइम पीरियड पे बहुत ही एक एडवांस लेवल का थॉट प्रोसेस था। यहाँ पर हम पॉजिटिविज्म को आइडियोलॉजी भी कहते हैं और मेथड भी कहते हैं। आइडियोलॉजी यानी कि ये हमारे एक कॉन्सेप्ट है जिसके द्वारा हम सोसाइटी को स्टडी करेंगे, और मेथड यानी कि हम ये मेथड यूज़ करते हुए हम किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं ये भी हमें बताता है। यहाँ पर हम सोशियोलॉजिकल थ्योरीज किस तरीके से तैयार करेंगे और इसको यूनिवर्सली किस तरीके से यूज़ करेंगे इसके बारे में भी बात की जाती है। यानी कि हम जब नेचुरल साइंसेस की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे लॉ होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पर ले कि लॉ ऑफ ग्रेविटी, ये हम किसी भी जगह पर चले जाए पूरे वर्ल्ड में हर जगह पर ये लॉ ऑफ ग्रेविटी हमारा सेम ही रहेगा, लेकिन इसी तरीके का लॉ हमारे ऑगस्ट कॉम्ट ने डेवलप करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था कि हम भी सोसाइटी को इसी तरीके से जो नेचुरल साइंसेस की स्टडी करते हैं उसी तरीके से हम हमारे सोसाइटी को भी स्टडी कर सकते हैं। हम इसी तरीके से हमारे कुछ लॉ और प्रिंसिपल्स तैयार करेंगे जो हर सोसाइटी में काम आएगा, हर सोसाइटी में हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। यहाँ पर जब हम पॉजिटिविज्म की बात करते हैं तो ऑगस्ट कॉम्ट ने बहुत सारे कंट्रीब्यूशन दिए आते हैं। यहाँ पर मेनली 5 कंट्रीब्यूशन हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने 5 पार्ट्स में इन चीज़ों को डिस्क्राइब किया था। पहला है रिगोरस एडॉप्शन ऑफ द साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, यानी कि हम साइंटिफिक मेथड यूज़ करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे और जो भी चीज़ें डिस्क्राइब करेंगे वो साइंटिफिक मेथड ही होगा। फिर कहा था उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, यानी कि उन्होंने 3 स्टेजेस दिए थे जिसके द्वारा हमारा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है और सोसाइटी 3 स्टेजेस में ही हमारा ह्यूमन प्रोग्रेस होता है। यानी कि ये एक इवोल्यूशनरी स्टेजेस है जिसके द्वारा हमारा सोसाइटी आज का जो स्टेज है इस स्टेज पे जाके पहुंचा है। फिर उन्होंने कहा था क्लासिफिकेशंस ऑफ द साइंसेस, यानी कि उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस की बात की थी और हम किस तरीके से अलग अलग साइंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं इसके बारे में भी उन्होंने बात की थी। यहाँ पर
conception of the incomplete philosophy of each of these sciences इंटीरियर टू सोशियोलॉजी, यानी कि ये सारे जो साइंसेस है, अलग अलग तरीके का साइंसेस है, इन सारे साइंसेस को इकट्ठा कर कर ही उन्होंने सोशियोलॉजी को आगे बढ़ाने की बात की थी। सोशियोलॉजी के अलावा ये सारे जो साइंसेस है ये मेनली इनकम्प्लीट है। उन्होंने सिंथेसिस ऑफ ए पॉजिटिव सोशल फिलोसॉफी इज ए यूनिफाइड फॉर्म, यानी कि उन्होंने कहा था कि हमारा जो ये पॉजिटिविस्टिक अप्रोच है, ये जो पॉजिटिविस्टिक फिलोसॉफी है, इसको इकट्ठा करके ही हमें चीज़ों को समझना होगा। ये पॉजिटिविज्म का कॉन्सेप्ट है। अब देखते हैं कॉम्टेस पॉजिटिव मेथोडोलॉजी, यानी कि उन्होंने किस तरीके से साइंटिफिकली सोसाइटी को स्टडी करने की बात की थी। उन्होंने 3 स्टेप्स का यूज़ किया था जिसके द्वारा हम कोई भी थ्योरी डेवलप कर सकते हैं या फिर सोसाइटी को स्टडी कर सकते हैं। पहला है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन और कंपैरिजन। ऑब्जर्वेशन यानी कि हम पहले किसी सोसाइटी को देखेंगे, फिर वहाँ पर एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो हम नेचुरल साइंसेस में जिस तरीके से करते हैं सोसाइटी में भी हम उसी तरीके का एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, यानी कि कुछ चीज़ों को फैक्टर्स को ऐड करेंगे फिर बाहर करेंगे। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट करके हम देखेंगे कि चीज़ें किस तरीके से काम कर रही है, सोसाइटी किस तरीके से काम कर रही है। फिर आखिर में होगा कंपैरिजन, यानी कि एक सोसाइटी को दूसरी सोसाइटी से कंपेयर करके हम सोसाइटी के बारे में एक जनरल लॉ तैयार कर सकते हैं और सोसाइटी के रिलेटेड हम थ्योरीज भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने इंटर रिलेटेडनेस पे बहुत ज़्यादा एम्फासाइज किया है, यानी कि सोसाइटी एक इंटर रिलेटेड चीज़ है। यहाँ पर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है। यहाँ पर कॉन्सेंसस एक मेजर रिक्वायरमेंट है हमारी सोसाइटी में, यानी कि हमारे सोचने की कैपेसिटी और एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होने की कैपेसिटी हमारे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सोसाइटी में। यहाँ पर जब हम सोशियोलॉजिकल बिलीफ की बात करते हैं, यहाँ पर हमारा जो डोमिनेंट फोर्स है सोशियोलॉजी में, ये जो सोशियोलॉजी है ये एक डोमिनेंट फोर्स की तरह धीरे धीरे उभर के आ रही थी। उन्होंने सोशियोलॉजी को डेवलप किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो हमारी सोशियोलॉजी डिसिप्लिन है ये हमारे सोशल प्रोसेस समझने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, यानी कि हमारे सोसाइटी में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं इन सारे प्रॉब्लम्स को एड्रेस करेगा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी के द्वारा ही हम इन सारे प्रॉब्लम्स का सल्यूशन भी पा सकते हैं। इस वजह से ये एक ऐसा फोर्स है जो डोमिनेंट फोर्स बनेगा, जो हमें सोसाइटी को अंडरस्टैंड करने में और सोशल प्रोसेसेस को अंडरस्टैंड करने में हमें हेल्प करेगा। अब देखते हैं हम इवोल्यूशनरी स्टेजेस, यानी कि लॉ ऑफ 3 स्टेजेस। यहाँ पर ऑगस्ट कॉम्ट ने 3 तरीके का स्टेजेस की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा जो ह्यूमन प्रोग्रेस है, यानी कि हमारे जो सोसाइटी है वो 3 स्टेजेस में आगे बढ़ती है। पहला है थियोलॉजिकल स्टेज, फिर मेटाफिजिकल स्टेज और पॉजिटिविस्ट स्टेज, या फिर पॉजिटिव हम साइंटिफिक स्टेज भी इसको कह सकते हैं। यहाँ पर थियोलॉजिकल स्टेजेस में सारे चीज़ों को सुपरनेचुरल पावर के हिसाब से ही डिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि यहाँ पर रिलीजियन को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। यहाँ पर कहा जाता है कि गॉड के द्वारा ही सारे चीज़ें क्रिएटेड है और गॉड ही सारे चीज़ों का रीज़न है। फिर आता है हमारा मेटाफिजिकल स्टेज। यहाँ पर हम रिलीजियन से शिफ्ट होकर नेचर की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सारे चीज़ों को नेचर के हिसाब से ही डिस्क्राइब किया जाता था। यहाँ पर कहा जाता था कि मैन और सोसाइटी के बीच में जो भी रिलेशन है ये मेनली नेचर ही तय करता है, यानी कि कोई भी आपके साथ घटना घट जाए इसको नेचर के हिसाब से ही कहा जाता है कि नेचर ने ये किया है, नेचर ही चाहता है कि आपके साथ ये सारे चीज़ें हो। फिर आता है धीरे धीरे हमारा पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हमारा साइंस धीरे धीरे आगे बढ़ता है, हम चीज़ों को साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट करते हैं, हमारा रीजनिंग कैपेसिटी डेवलप होता है। यहाँ पर हम सारे चीज़ों को गॉड और नेचर के हिसाब से अब नहीं सोचते हैं, यहाँ पर हम प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं और हमारा जो रीजनिंग कैपेसिटी है, साइंटिफिक नॉलेज है, इसके द्वारा चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। ये जो इवोल्यूशनरी स्टेजेस है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे किसी भी एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, इसलिए इस चीज़ को थोड़ी अच्छी तरीके से नोट बना लेना।
यहाँ पर जब हम इवोल्यूशनरी स्टेज या फिर लॉ ऑफ 3 स्टेजेस की बात करते हैं, या फिर यहाँ पर बहुत सारे और भी फैक्टर्स हैं जो हमें जान लेना होगा। यहाँ पर कौन सी चीज़ें हमारे अलग अलग स्टेजेस में डोमिनेट करती थी, इसके बारे में भी हमें जानना होगा। थियोलॉजिकल स्टेज में मेनली प्रीस्ट्स और मिलिट्री मैन ही डोमिनेट करते थे, क्योंकि वहाँ पर प्रीस्ट जो बोलेंगे, यानी कि जो भी रिलीजियस के रखवाले हैं, रिलीजियन के रखवाले हैं, वो जिस तरीके से बात करेंगे उसी को ही अल्टीमेट वर्ड माना जाता था। यहाँ पर प्रीस्ट और मिलिट्री मैन डोमिनेट करते थे। फिर मेटाफिजिकल स्टेज में चर्चमैन और लॉयर। फिर आता है हमारा पॉजिटिव स्टेज। पॉजिटिव स्टेज में हमारा इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटर्स और साइंटिफिक मॉरल गाइड्स डोमिनेट करते थे। यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव स्टेज पे आते आते हम सारे चीज़ों को साइंटिफिकली सोचना स्टार्ट करते हैं और रीजनिंग कैपेसिटी यूज़ करके ही सारी चीज़ें करते थे। अगर हम सोशल यूनिट की बात करें तो यहाँ पर थियोलॉजिकल स्टेज में जो मेन इम्पॉर्टेंट सोशल यूनिट था वो है फैमिली। फिर मेटाफिजिकल स्टेज में होता है स्टेट और पॉजिटिविस्टिक स्टेज में होता है होल ह्यूमन रेस। थियोलॉजिकल स्टेज में एक फैमिली को ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता, वो फैमिली जिस तरीके से रहेगा वही एक सोशल यूनिट होता है। फिर मेटाफिजिकल स्टेज में एक स्टेट, यानी कि एक जगह पूरा किस तरीके से काम करता है, यही सोशल यूनिट हिसाब से काम करता है। फिर पॉजिटिविस्टिक स्टेज में हम देखते हैं आजकल के ज़माने में कि हमारा पूरा का पूरा ह्यूमन रेस को हम एक सोशल यूनिट मानते हैं, यानी कि इस पूरे ह्यूमन रेस को हम एक सोसाइटी मानते हैं और सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं हमारा हायरार्की ऑफ साइंसेस। ऑगस्ट कॉम्ट ने हायरार्की ऑफ साइंसेस दिया था। उन्होंने इमर्जेंस और कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे ये हायरार्की ऑफ साइंस दिया था। उन्होंने इमर्जेंस और कॉम्प्लेक्सिटी की बेसिस पे ये जो हायरार्की ऑफ साइंस दिया था, उन्होंने कहा था कि किस तरीके से अलग अलग साइंसेस का डेवलपमेंट हुआ है, कौन पहले आया है और कौन जितना कॉम्प्लेक्स है, इसके हिसाब से उन्होंने सारी चीज़ों को सजाया था। उन्होंने कहा था कि जितना हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे हमारा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज़्यादा बढ़ता रहेगा। यहाँ पर जो उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंस दिया था, उन्होंने एक पहले रखा है मैथमेटिक्स, फिर एस्ट्रोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और सोशियोलॉजी। यहाँ पर उनका कहना है कि हम जितना ज़्यादा आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट्स, यानी कि जो साइंसेस है वो उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती जाती है। यानी कि जो सबसे कॉम्प्लेक्स साइंस है वो है हमारा सोशियोलॉजी, यानी कि साइंस ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको स्टडी करना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि ये एक ह्यूमन प्रोसेस है, लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, इस वजह से इनको स्टडी करना बहुत कॉम्प्लेक्स है। और सोशियोलॉजी एक न्यूली डेवलप्ड हमारा एक सब्जेक्ट है। अब ये जो सीक्वेंस है, ये जो साइंसेस है, इनको हमें सीक्वेंस में ही याद रखना होगा, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इसको याद रखने का ट्रिक है मैप CBS। मैप यानी कि मैप में M है मैथमेटिक्स, A फॉर एस्ट्रोनॉमी, P फॉर फिजिक्स, C फॉर केमिस्ट्री, B फॉर बायोलॉजी और S फॉर सोशियोलॉजी। इसे हमें क्रोनोलॉजिकली ही याद रखना होगा। ये जो हायरार्की ऑफ साइंसेस है, इसमें सोशियोलॉजी को ऑगस्ट कॉम्ट ने क्राउनिंग एडिफाइस कहा है, यानी कि ये क्राउन है हमारे सारी साइंसेस का, ये सबसे ऊपर है। और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो सोशियोलॉजी है ये क्वीन ऑफ द सोशल साइंसेस है, यानी कि जो भी सोशल साइंसेस है, ये सारे सोशल साइंसेस में ये हमारा सोशियोलॉजी सब्जेक्ट क्वीन है, यानी कि ये ही हमारी रानी है। इस तरीके से उन्होंने हायरार्की ऑफ साइंसेस को डेवलप किया था और ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देख लेते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स। उन्होंने बहुत सारे बुक्स लिखे थे जिनके द्वारा उन्होंने सोसाइटी को समझाने की कोशिश की थी, सोशियोलॉजी को समझाने की कोशिश की थी और मेनली उन्होंने पॉजिटिविज्म को समझाने की कोशिश की थी। यहाँ पर कुछ बुक है जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। पहला है कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलोसॉफी, फिर ए जनरल व्यू ऑफ पॉजिटिविज्म, द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी और ट्रीटाइज ऑन सोशियोलॉजी, और फिर है हमारा सोशल फिजिक्स। सोशल फिजिक्स ये
पॉजिटिव फिलोसफी का ही एक पार्ट है। यहाँ पर ये जो सारे बुक्स है इनको हमें ईयर वाइज याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में हमें ईयर वाइज पूछा जाता है। आशा करता हूँ आज का ये जो क्लास है ऑगस्ट कॉम्ट के बारे में, ये आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा है और अच्छा लगा है। अगर क्लास अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये जो वीडियो है इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। जब भी आप चीज़ें दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी उनको समझ में आएगा कि आप उनके लिए केयर करते हो। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।